क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम एमसीक्यू क्वेश्चन डाल रहे हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए बोर्ड पेपर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आप इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अच्छी सी तैयारी करेंगे और वीडियो शुरू से आखिरी तक देखना, जो हिंदी में आपके जो है हाथों को मजबूत करेगी, आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। बच्चों, हिंदी टेस्ट की वीडियो डालते हैं कि भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश। इन चार ऑप्शन में आपको आंसर देना है। देखिए बच्चों, एक बात बताएं, इसमें नए पैटर्न से हिंदी पूछी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने एमसीक्यू को मजबूत करें। हम जो है अपने वीडियो के माध्यम से आपको जो है पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक निबंध संग्रह है, नाम है भारत की मौलिक एकता, और चार ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से किसने इसको लिखा है, इसके लेखक कौन है। अब हम टाइमर लगा देते हैं, आप भी अपने प्रश्नों को देखो कि हम कितने सही किए कितने गलत किए। तो टाइमिंग आपकी शुरू। तो भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक में चार ऑप्शन है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, ये ज़्यादातर ये कवि हैं, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इन्होंने इंटर में जो है रॉबर्ट नरसिंह होम में भी लिखा। वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र का स्वरूप लिखा, और मोहन राकेश ये भी निबंध लेखक हैं, आखिरी चट्टान इन्होंने लिखा, कई लेख। लेकिन यहाँ पर भारत की मौलिक एकता, भारत की एकता नहीं, भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं। पर बच्चों, भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। आप लोग एक एक स्टेप आगे बढ़िए और अच्छी सी हिंदी की तैयारी करें। अभी देखिए, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो जो बच्चे एसपीजी क्लासेस से जुड़े रहे और जो उनकी वीडियो देखते रहे, उनके अच्छे परसेंटेज आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग भी तैयारी करिए। तमाम प्रकार की वीडियो हमने डाल दिया और उनको रोज देखिए, तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ मोहन राकेश का कहानी संग्रह है समय सारथी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान तक, बकलम खुद। देखिए, सारी रचनाएं मोहन राकेश की हैं। टाइमिंग आपकी शुरू। ये सब रचनाएं मोहन राकेश की हैं, लेकिन जहाँ कहानी संग्रह है जी, वहाँ हम क्वार्टर में निशान लगाएंगे। हम आगे चलते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों, अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास है ये, और इसको लिखा किसने है। देखिए, ये हरिशंकर परसाई, ये तो व्यंग्यात्मक रचनाएं करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी द्विवेदी के बहुत अच्छे लेखक हैं। रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं। ये अज्ञेय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने ही इसको लिखा, अपने अपने अजनबी, इसलिए तीसरे ऑप्शन पर हम निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी, जिन्होंने पंचलाइट लिखा है, बहुत बढ़िया कहानी है। ऑप्शन देखिए, पान की बेगम, विष कन्या, पाजेब, चीफ की दावत। इन कहानियों में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन कहानी है। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर देखिए, नाम बड़े प्यारे प्यारे, पान की बेगम, विष कन्या, पाजेब, चीफ की दावत, कितना बढ़िया बढ़िया लिखा गया। लेकिन यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है पान की बेगम, ये निशान लगाएंगे, यहाँ पर यही सही है। पांचवा है परिवेश निबंध संग्रह है। कई निबंध संग्रह, इसलिए बार बार इस पर ध्यान दे रहे हैं, बोर्ड पेपर में अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखिए, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल। टाइमिंग आपकी शुरू। आप लोग भी देखते जाइए, इसलिए टाइमर लगाया।
यहाँ पर परिवेश निबंध संग्रह है, तीसरा ऑप्शन जाएगा मोहन राकेश। बड़े एक एक स्टेप बड़े ध्यान से इसको देखिए, है ना, जिससे आपके अच्छी तैयारी हो। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल। मैला आंचल किसका उपन्यास है? ऑप्शन देखिए, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों, मैला आंचल है ना, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, जिसको इन्होंने पंचलाइट कहानी में लिखा है, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, जैसे उनके दिन फिरे। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका निबंध संग्रह है? बार बार निबंध संग्रह का नाम ले रहे हैं, जिससे आपकी निबंध संग्रहों में प्रैक्टिस हो। ऑप्शन देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत, हरिशंकर परसाई। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों, जैसे उनके दिन फिरे, ये एक जो है कहानी संग्रह है या निबंध संग्रह है, दोनों लिख सकते हैं हम इसमें। जो मेन बात, निबंध संग्रह और कहानी संग्रह दोनों है इसमें, है ना। तो इसको हरिशंकर परसाई ने लिखा है, और हरिशंकर परसाई ने हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, और जो है तट की खोज एक उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, वैष्णव की फिसलान, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, है ना। इस प्रकार से तमाम रचनाएं इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पर जैसे उनके दिन फिरे, ये हरिशंकर परसाई का है निबंध संग्रह। पर अगला क्वेश्चन है कि पागल पथिक। पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, गद्यगीत, संस्मरण। अब आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहाँ पर पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो बच्चों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होगा गद्य गीत, है ना। विधाएं हैं तमाम, तो पागल पथिक गद्य गीत विधा की रचना है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है गद्य गीत। बच्चों आगे चलते हैं। अगला है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन देखिए, माता भूमि, शेष स्मृतियां, विचार प्रवाह, रश्मिमांसा। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल का पूछ रहा है इसमें कौन सी निबंध संग्रह है। देखो, शेष स्मृतियां तो रघुवीर सिंह का है, और विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और रश्मिमांसा आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हुए हो, रामचंद्र शुक्ल का है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल क्या माता भूमि, इस पर ऑप्शन में हम निशान लगाएंगे। आगे चलते हैं। अगला देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, नहुस, आलोक पर्व, अपनी खबर। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए यहाँ पर जो नहुस लिखा है गोपाल चंद गिरधर दास ने, आलोक पर्व भैया लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अपनी खबर लिखा है पांडेय बेचन शर्मा ने। लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी की रचना जो बची है वही तो होगी। तो यहाँ पर बच्चों इंदुमती में निशान लगा देते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। अगला देखिए, संस्मरण विधा की रचना, इसमें कौन सा संस्मरण है? पहला है दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यावर याद रहेगा, तब की बात और थी। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों, संस्मरण विधा की रचना है आपका, ये दूसरा ऑप्शन से होगा, बाजे पायलिया के घुंघरू। बाकी ये भी हम बता देते हैं आपको। देखो, दीप जले शंख बजे, ये एक निबंध है, इसको लिखा है प्रभाकर जी ने, जिनका पूरा नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर।
फिर इसके बाद अरे यायावर याद रहेगा, ये यात्रा वृत्तांत है, इसकी विधा यात्रा वृत्तांत, जैसे इसकी विधा निबंध है, इसकी विधा जो है यात्रा वृत्तांत, इसको लिखा आगे जिनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। इसके बाद आता है तब की बात और थी, ये है हास्य व्यंग विधा, इसको लिखा हरिशंकर पारसाई ने। लेकिन यहाँ पर संस्मरण विधा की रचना पूछ रहा, तो इसलिए बाजे पायलिया के घुंघरू इसको हम लिखेंगे, और इसको बाजे पायलिया के घुंघरू लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। ये संस्मरण विधा है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सूफी काव्यधारा के कवि हैं रसखान, रहीम, जायसी, नानक। टाइमिंग है आपकी शुरू। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सूफी काव्यधारा, यहाँ पर दो कवि जो आपके हैं, जैसे रसखान है, रहीम है। तो रसखान तो भगवान कर्ण के ऊपर लिखते थे, तो ये भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हो गए। ये भी भक्ति काल, रहीम दास जी का नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, ये भी जो है भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये कर्ण जी की भक्ति करते थे। आइए आते हैं आप जायसी, जिनका नाम पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो है भक्ति काल के निर्गुण के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। और नानक, गुरु नानक देव जो है ये निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। लेकिन आप सूफी काव्यधारा में, तो सूफी काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जायसी आएंगे। और मलिक मोहम्मद जायसी के अतिरिक्त और दूसरे भी सूफी कवि आए हैं, उनमें से कुतावान, जिनको हम मृगावती भी कहते हैं। और इसके बाद मंझन है ना, मधुमालती लिखा, उस्मान, चित्रावली, कासिम शाह, हंस जवाहिर आदि जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण रचनाकार थे। तो यहाँ पर जायसी आपका सही होगा, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने अखरावट, पद्मावत आदि रचनाएं लिखी। अगला प्रॉब्लम देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। अच्छा, इन रचनाओं से ये मालूम होता है कि सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, लेकिन इसमें चंपू काव्य कौन है? अजीब नया शब्द आया चंपू काव्य। इसलिए कहते हैं कि वीडियो से जुड़े रहिए, आपको नई नई जानकारी मिलेंगी। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में आ चुका है, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। अब इसमें आप भी आइडिया लगाइए कि इनमें से कौन सही है। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, चंपू काव्य जो है श्रव्य काव्य का एक भेद है। श्रव्य काव्य जो सुना जाए, अर्थात गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं, जिसमें गद्य और पद दोनों हो। अब गद्य तथा पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। काव्य की इस विधा का उल्लेख साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्य जैसे भामा, दंडी, वामन आदि ने नहीं किया। लेकिन हम इसमें ये बताना चाहते हैं इसमें कौन सा चंपू काव्य है। तो चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है, मैंने अभी बताया आपको, अर्थात गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य परंपरा का प्रारंभ हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। कौन सा? अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं, उनमें से एक अथर्ववेद है, और उससे चंपू काव्य का प्रारंभ हम पाते हैं। तो हिंदी में यशोधरा, ये हिंदी में यशोधरा जिसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा को चंपू काव्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है, और जहां दोनों का प्रयोग हो उसी को चंपू काव्य कहते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर यशोधरा सही होगा, जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। देखिए इसमें लिखा मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? भारतेंद्र युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या विचार हैं? टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जो है ये द्विवेदी युग के हैं, और राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र में मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से
विदेशी पराधीनता, है ना, विदेशी पराधीनता से राष्ट्र को मुक्त करने के लिए सुप्त जनमानस को, जो सोया हुआ हमारा जनमानस था, उस सोए हुए जनमानस को झकझोर कर राष्ट्र गौरव की चेतना जगाई, है ना। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि थे। बच्चों, कलम में बड़ी ताकत होती है, कहते हैं माइट इज राइट, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कलम की ताकत जो है तलवार की ताकत से बड़ी होती है। तो मैथिली शरण गुप्त ने सोए हुए समाज को, द्विवेदी युग के कवि है, सोए हुए समाज को इन्होंने जगाया। एक राष्ट्र कवि थे, ये द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि थे। बच्चों, यहाँ पर नई कविता युग की रचना है। ऑप्शन देखिए, यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुरूरवा। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, शब्द आया नई कविता। तो नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 यानी 1951 के बाद की उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से, यानी रीति रिवाज, है ना, कविता से आगे नए भावबोधों के अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया, खोज की गई। यानी नई कविता में कुछ नयापन आया, जिससे हमारे समाज को नई चीजें मिले, नया विकास मिले। तो उस युग की रचना 1951 से शुरुआत हुई। और कुछ लोग नई कविता युग की जो शुरुआत है 1954 से 1960 तक, 1960 तक भी मानते हैं हिंदी साहित्य, आधुनिक काल हिंदी साहित्य के अनुसार। और बच्चों, आगे हम और बताते हैं इसके विषय में। नई कविता का दूसरा नाम प्रयोगवाद भी है, ये ध्यान रखनी है, आप लोग ध्यान रखें। नई कविता का दूसरा नाम प्रयोगवाद भी है। और नई कविता के जनक अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अच्छा, एक बात बताएं, नई कविता की हम विशेषता बता देते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में जीने की विवशता है भाई, है ना। नई कविता ने मनुष्य और उसके संघर्ष को यथार्थवादी रूप में प्रतिष्ठित किया, यानी सच्चाई के रूप में सुंदर दिखने लगता है। कविता के कवियों का मानना था कि हमारी कविताएं, है ना, हमारी कविताएं अनास्थावादी लगती हैं। तो आज के समाज को यही सच्चाई है और इनके अनुसार विचारधाराओं, परंपराओं और रूढ़ियोंवाद पर झूठी आस्था को स्वीकार नहीं करती। विषय से न भटकते हुए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। नई कविता युग की रचना है, खुशबू के शिलालेख आएगा। यहाँ पर खुशबू के शिलालेख आएगा और इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, ये नई कविता युग की रचना है। इनकी भी परिचर्चा करते। देखो, यामा आया। यामा जो है आधुनिक हिंदी पद्य के छायावादी युग की रचना है। यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित, है ना, कविताओं का संग्रह है। महादेवी वर्मा को छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री के रूप में जाना जाता है। आधुनिक हिंदी पद्य में छायावादी युग 1920 से 1936 तक माना जाता है, 1920 से 1936 तक, है ना। यामा की रचना इसी दौरान में हुई, छायावाद युग में। अब आ जाते प्रलय सर्जन में। प्रलय सर्जन जो है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है ना। और ये पद्य कृतियां, हिल्लोल, जीवन के गान, तमाम उनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं पुरूरवा में। बच्चों, पुरूरवा जो है ना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उर्वशी गीत नाट्य का पात्र है। उर्वशी का प्रकाशन 1961 है तथा ये 5 अंकों का काव्य है। पुरूरवा और उर्वशी का वार्तालाप होता है, इंटर की किताब में भी है। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बताना कि आप कितने सही हैं, और सब्सक्राइब कर लो जिससे आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो। धन्यवाद।